जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, ईडी और उनके संबंध, उनसे पूछताछ के बारे में। एक कल ईडी या परसों जब रिमांड ले रही थी तब ईडी ने उनसे एक ज़रूरी बात पूछी कि आप अपने फ़ोन का पासवर्ड बता दीजिए। फ़ोन वही फ़ोन जो अरविंद केजरीवाल हमेशा यूज़ करते हैं और बाकी सारे गैजेट्स भी जो ईडी की रेड के समय अरविंद केजरीवाल के घर में थे। बाकी गैजेट्स कहने का मतलब कि उनके घर में जो भी पुराने गैजेट्स जैसे कि टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को छोड़ के बाकी जो भी मोबाइल डिवाइसेस से रिलेटेड डिवाइसेस थे वो सारे ईडी अपने साथ लेके आई थी। उसमें से जो सबसे मेन था अरविंद केजरीवाल जो खुद पर्सनली यूज़ करते थे, उस मोबाइल का पासवर्ड ईडी उनसे मांग रही थी। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उस मोबाइल से बहुत सारे राज खुल सकते हैं। इस वजह से एके ने, अरविंद केजरीवाल ने पासवर्ड बताने से इनकार किया। और बाकी सारी जगहों से मैंने रिसर्च किया है तो एक बात सामने आई है कि जो किसी क्राइम या किसी केस में अभियुक्त होता है, उसके पास एक तरह का राइट होता है आर्टिकल 20 के तहत कि वो ऐसे बयान देने से बच सकता है जिसमें वो खुद फंस सकता है उस बयान से। शायद केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। इसी वजह से ईडी के कई बार पूछने के बावजूद भी केजरीवाल अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। रही बात आगे की कि फ़ोन का पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे हैं, उसके ऊपर जब रिमांड हो गई अरविंद केजरीवाल को, तो उसके बाद आप पार्टी की एक और नेता है आतिशी आतिशी मारलेना। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के फ़ोन से ईडी को कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत बीजेपी को है। वो 2024 इलेक्शन चुनाव के सारे डेटा को जो कि अरविंद केजरीवाल अपने लोकसभा चुनाव में यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि कहाँ से कौन खड़ा होगा, किसको किस क्षेत्र में प्रभार देखना है या जिम्मेदारी लेनी है, कहने का मतलब कि लोकसभा सीट की जो प्लानिंग है वो उस फ़ोन के माध्यम से ईडी नहीं बीजेपी प्राप्त करना चाहती है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जो अरविंद केजरीवाल का फ़ोन है उसमें जो ईडी ने केस किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट के तहत जो केस किया, उसमें जो 500 करोड़ जो पैसा था वो कहाँ यूज़ हुआ है उसका ट्रेल भी मिल सकता है। अब बात ये है कि वो पैसा किस तरह से यूज़ हुआ है, इन सारी बातों की डिटेल्स उस फ़ोन में मिल सकती है। और अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि फ़ोन को अगर एक बार दे दिया ईडी के हवाले तो आम आदमी पार्टी का बहुत नुकसान हो सकता है। अब बात समझते हैं आगे कि अरविंद केजरीवाल एक बात पे अड़े हुए हैं कि वो बताना ही नहीं चाहते हैं कि आखिर में वो पैसा यूज़ कहाँ हुआ। उनके कहने का मतलब है कि ईडी जिस पैसे की तलाश कर रही है वो पैसा ईडी को अभी तक मिला नहीं, तो आरोप मुझ पर कैसे साबित कर सकती है। एके के कहने का मतलब है कि जैसे जब कोई मर्डर होता है तो जब तक लाश नहीं मिलती है तब तक उस आरोपी पर आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो अरविंद केजरीवाल यही कहना चाह रहे हैं कि जो शराब घोटाले में जो पैसा उनको मिला वो पैसा कहाँ गया ये ईडी को अभी तक नहीं पता है, तो आरोप कैसे साबित लगा सकती है। उनके कहने का मतलब है ईडी को सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि वो पैसा कहाँ यूज़ हुआ। तो इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए कई पॉइंट सामने आते हैं जिसको हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। अब बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा किस तरह से यूज़ किया सकता है। पहला तरीका है कि आजकल एक बहुत कॉमन तरीका हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी चल रही है। आजकल हर किसी की ज़ुबान पे क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी सरकार की नज़र में पहले नहीं थी। इधर 2 साल से सरकार उस पे निगरानी रख रही है। क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। ट्रेस नहीं किया जा सकता कहने का मतलब कि वो पैसा गया कहाँ?
और किस माध्यम से गया और किसको गया, इस चीज़ का ट्रेल क्रिप्टो करेंसी में नहीं पता लगाया जा सकता। इसी का फ़ायदा जो गलत तरीके से कमाए हुए पैसे का यूज़ होता है। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ही क्रिप्टो करेंसी के कई रूप होते हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे बिटकॉइन बहुत फेमस क्रिप्टो करेंसी है। अब जैसे किसी को इल्लीगल अनएथिकल काम करना होता है, जैसे किसी को मरवाना हो या किसी से कोई हथियार खरीदना हो या कुछ ऐसी अनइलीगल चीज़ें उनको डील करनी हो, तो वो डार्क वेब पे जाते हैं और वहाँ पे डार्क वेब पे जो डील होता है वो सारा डील क्रिप्टो करेंसी में होता है। तो एक आशंका ये जताई जा रही है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से किसी काम में यूज़ किया गया है। क्रिप्टो करेंसी में जैसे पैसा किसी को भेज दिया गया, अब वो पैसा कोई रिसीव कर रहा है, उतना ही पैसा रिसीव कर रहा है। तो ये ट्रेल या ट्रेस नहीं किया जा सकता कि कौन सा पैसा किसने किसको भेजा। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ नियम लाए हैं अभी 2 साल में कि जो भी पैसा क्रिप्टो करेंसी से आदमी कमाएगा उस पर कुछ टैक्स देना होगा, लेकिन सरकार उस पर ये नहीं पता लगा पा रही है अभी तक, या ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई जिससे पता लगाया जा सके कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ यूज़ होती है। तो अंदाज़ा एक ये लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल उस पूरे पैसे का जो हवाला का पैसा है या शराब घोटाले का पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हो सकता है गोवा के चुनाव में खर्च किए हों या किसी इल्लीगल काम में यूज़ किए हों, या तो पूरे देश को पता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। हो सकता है कि इस तरह के किसी देश विरोधी कामों में उस पैसे का यूज़ किया गया हो। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आजकल बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें या बड़ी-बड़ी कॉलोनियाँ जो बनती हैं, जो जिनको अभी मतलब कि नगर पालिका या नगर निगम पूरी तरह से लीगल नहीं करती है, उस तरह की बिल्डिंग्स या कॉलोनियों में उस पैसे का यूज़ किया गया हो। क्योंकि जो भी इस तरह की कॉलोनियाँ बनती हैं वो बिना नगर पालिका या प्रशासन के जानकारी में दिए हुए निर्माण करा दी जाती हैं, और उसमें दिक्कत ये होती है कि जो भी ज़मीन लिखाई जाती है वो नगर पालिका, नगर निगम या प्रशासन की मिलीभगत से उसको आबादी की ज़मीन घोषित करके उस पे मकान या बिल्डिंग्स बना दी जाती है। दिक्कत ये है कि जो भी पैसा इन बिल्डिंग्स में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या कॉलोनियों में, अवैध कॉलोनियों में यूज़ होता है वो रजिस्ट्री के माध्यम से यूज़ होता है, और रजिस्ट्री में जो भी पैसा लगता है वो कैश भी होता है। ज़्यादातर लोग रजिस्ट्री में जो भी पैसा यूज़ करते हैं उसको कैश में यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादातर आशंका ये भी हो सकती है कि वो पैसा अनाधिकृत कॉलोनियों में यूज़ किया गया हो। कुल मिला जुलाकर एक बात तो क्लियर है कि वो जो सारा शराब घोटाले का पैसा है वो कहीं न कहीं यूज़ किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल ये बताना ही नहीं चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ पे यूज़ किया गया है। ईडी को बस एक ट्रेल की ज़रूरत है। ईडी के पास हालाँकि कुछ न कुछ सबूत तो है ही, तभी उन्होंने लास्ट डे की जो कोर्ट हियरिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और गोवा से कुछ मंत्रियों, आपके कुछ लोगों को बुलाकर आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेंगे, तब हो सकता है कि वो सारी चीज़ें सामने आ जाएँ। अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। मैं तो यही देख के आश्चर्यचकित हूँ कि मुख्तार अंसारी की शव यात्रा में इतनी भीड़। मैंने काफ़ी न्यूज़ चैनलों में देखा कि लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र के हीरो थे। हो सकते हैं हीरो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मगर शव यात्राओं में भीड़ का सिलसिला आज का नहीं, बहुत पुराना है। कश्मीर में आतंकवादी मारे जाते हैं, उनके शव यात्रा में भी भीड़ इकट्ठा होती है, लाखों-लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट को भारत की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया, उनकी शव यात्रा में भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा संख्या में थी। अरुण जेटली हुए, बाकी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी शव यात्रा में बहुत सारी भीड़ आती है। तो मुझे ये लगा कि ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि शव यात्रा में भीड़ को देखकर किसी इंसान को जज करने की शक्ति सिर्फ अपने दिमाग के पास होती है। मेरी देश के लोगों से, बस युवाओं से यही विनती है कि शव यात्रा में आने वाली भीड़, इकट्ठा होने वाली भीड़ से उस व्यक्ति को अपना आदर्श न बनाएं।
मुख्तार अंसारी के बारे में सभी जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सभी जानते हैं, मदन मोहन मालवीय के बारे में सभी जानते हैं, अब्दुल कलाम के बारे में सभी जानते हैं, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। उनकी शव यात्रा में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कहने का मतलब है कि युवाओं को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि शव यात्रा में जो भीड़ होती है, उसको देखकर उन्हें अपना आदर्श न मानें।